Hello dear students, welcome to Swadhyan. Please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you for your concern. Hello students, welcome to new lecture. और बच्चों ये लेक्चर हमारा प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम के बाद है और हम लोग इस लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे। अब गॉस लॉ का एप्लीकेशन हमारा जो पहला एप्लीकेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना होगा ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। हमने देखो इनफाइनाइट लाइन रखा है, ऊपर की तरफ डॉटेड लाइन से इनफाइनाइट, नीचे भी डॉटेड लाइन से इनफाइनाइट, और एक पर्टिकुलर लेंथ हमने एल कंसिडर किया है एक लाइन ऑफ चार्ज। आपको पता है कि जब भी एक मान लो सपोज करो ये पेन है और पेन के इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर हर तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। तो यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जाएंगी, इधर है तो इधर आएंगी, इधर है तो इधर आएगी, इधर आएगी इधर। अगर आप सारे के लोकस को मिला दो तो एक सर्कल बन जाएगा। तो अगर पूरे हम इस लाइन ऑफ चार्ज की तरफ हम सारे लोकस को मिलाते हैं तो एक सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल सरफेस कंसिडर करना होगा और दैट हाइपोथेटिकल सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। और यहाँ पर जो हाइपोथेटिकल सरफेस होगा वो एक सिलेंडर होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल सरफेस बनाते हैं। सिलेंडर के फॉर्म में ये एक हाइपोथेटिकल सरफेस हो गया। और इस पूरे जो सिलेंडर का लेंथ है वो हम यहाँ पर एल कंसिडर कर ले रहे हैं। यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो आपको ऑलरेडी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग पास तीन सरफेस है। एक सरफेस है S1 एक एंड, दूसरा एंड है S2 और एक इसका जो कर्व सरफेस है दैट इज S3। अब हम लोग के पास तीन जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ भी निकलेंगी, यहाँ से इधर निकलेगी और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी। लेकिन इसमें कॉमन चीज़ ये है कि चूंकि यूनिफॉर्म चार्ज है इस वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या होगा, सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है। अब बात आती है कि जो हमारे पास डिस्टेंस वो एरिया है वो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, यहाँ पर इसी के डायरेक्शन में होगा और यहाँ पर फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एरिया वेक्टर। तो यहाँ परपेंडिकुलर है और यहाँ परपेंडिकुलर है। तो आप ये कह सकते हो कि ds और e के बीच में यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हम लोग को क्या करना होगा कि हर जगह तीनों इस जगह पे S1 पे, S2 पे और S3 पे तीन जगह इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के इसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं
कि let us consider a thin infinitely long wire of uniform linear charge density lambda placed in vacuum और एयर। ठीक है, हमने क्या कंसिडर किया? हमने कंसिडर किया एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। आपको पता था कि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ही होगा यहाँ पर। अब हम लोग को क्या निकालना होगा कि यहाँ पर हमारे पास phi1 होगा फ्लक्स, यहाँ पे phi2, यहाँ पे phi3। तो ये लिख लीजिए कि लेट phi1 phi2 and phi3 is equal to electric flux linked with S1, S2 and S3 रिस्पेक्टिवली। ऐसा होगा तो उस हिसाब से हमारे पास अब phi1 phi2 निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन S1 के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख लेंगे S1। फॉर्मूला क्या होता है? E डॉट ds। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर एक चीज़ करेंगे, आप लिखेंगे S1 E ds cos 90 डिग्री और पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो phi1 की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। ऐसे में लिखेंगे phi2, वहाँ लिखेंगे यहाँ पर S2, ये हो जाएगा E डॉट ds। तो आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन S2 E ds cos 90। यहाँ भी होगा, यहाँ भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, यहाँ भी थीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है। तो इसलिए ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब ठीक ऐसे ही हम लोगों को phi3 की वैल्यू भी निकालनी होगी और तब जाके हम लोगों के पास सॉल्यूशन क्लियर मिल पाएगा। तो अब phi3 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ S3 E डॉट ds और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ S3 E ds cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ S3 E ds। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? E बाहर कर दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ds करोगे, ये हो जाएगा S3। ये जो ds क्या है? ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। किसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेना होगा हम लोगों को? सिलेंडर का। तो आप क्या लिखोगे? phi3 इज इक्वल टू E 2 पाई RH फॉर्मूला होता है, तो R और H की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? L, क्योंकि हमने उसका लेंथ L कंसिडर कर रखा है। ठीक है, आप चाहें तो ये लिख लीजिए वेयर S इज इक्वल टू 2 पाई RL इज इक्वल टू कर्व surface area of
एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब हम लोग को नेट फ्लक्स निकालना है, तो आप लिखिए यहाँ पर 10 टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the cylinder cylindrical Gaussian surface can be written as phi e is equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3। phi 1 की वैल्यू 0 आई थी, phi 2 की वैल्यू 0 आई थी, और लास्ट वाले की वैल्यू कितनी आई है 2 पाई आर एल, यहाँ पे देखो आई है। फिर ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी, तो आपके पास जो टोटल फ्लक्स होगा फाई ई की वैल्यू हो जाएगी ई 2 पाई आर एल। ठीक, अब आपको पता है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लीजिए। अब वी नो दैट कहाँ से, फ्रॉम द डेफिनीशन ऑफ गॉस थ्योरम, क्या जानते हैं वहाँ से, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू क्या होती है लैम्डा एल। आप जाके लीनियर चार्ज डेंसिटी मेरे पिछले वाले 3-4 लेक्चर से पहले जो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाना, तो वहाँ पे आपको यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक मिलेगा, आप वहाँ से देख लेना। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, आप इसको लिख सकते हो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या हो जाएगा फिर, जो आपके पास ई 2 पाई आर एल है, ये बराबर हो जाएगा लेम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। एल से एल आप कैंसिल कर दोगे, एल से एल, और ये 2 पाई आर नीचे जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा ई इज इक्वल टू लेम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में आप सिर्फ यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर आर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू लेम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और एक यूनिट वेक्टर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। अब आपके पास ग्राफ ड्रॉ कर लो। आप देखो, देखने से मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप ग्राफ प्लॉट करोगे, इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर हो जाएगा आर। यहाँ पर जो ग्राफ है आपका, यहाँ पे लीनियर, यहाँ पे डिक्रीजिंग कर्व होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द लीनियर चार्ज, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला एप्लीकेशन गॉस लॉ का। हेलो स्टूडेंट्स, ये गॉस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। और यहाँ पर हम लोगों को इस पूरे प्लेन शीट में, इनफाइनाइट प्लेन शीट में देखिए, हमने वो इनफाइनाइट के यहाँ पे कर्व बनाए हैं।
तो ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है और यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी वजह से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्मॉल एरिया कंसिडर कर लेते हैं ds, एक स्मॉल एरिया ds कंसिडर कर लेते हैं ये, ठीक है। और आपको पता है कि जब शीट होगा तो इस तरह का होगा, तो चार्जेस इधर भी होंगे और चार्जेस इधर भी होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर भी निकलेंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर भी निकलेंगी। तो उस वजह से आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा वो इधर की तरफ होगा और इधर आप इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो। और दूसरी तरफ इधर ठीक है, इस तरह मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आपके पास हमने इसमें से जब एरिया स्मॉल हमने कंसिडर कर लिया, तो इसके बाद हमारे पास यहाँ भी 3 सरफेस आपके पास होंगे। एक होगा आपके पास S1, एक होगा S2 और एक होगा S3। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर होगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर होंगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से। यहाँ पर जो ds होगा वो उसका भी डायरेक्शन इधर की तरफ होगा और यहाँ पर जो ds होगा उसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। लेकिन इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इधर होगा लेकिन ds जो है परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब आपको बता दें कि यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी r हमने कंसिडर कर रखा है, तो यहाँ से लेके और यहाँ की दूरी r और यहाँ से लेके यहाँ की दूरी r ही हमने कंसिडर किया है, ठीक है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि E और ds दोनों सेम है, तो यहाँ पर थीटा से एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, इतनी होगी। अब आपको S1, S2 और S3 तीनों पर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के टोटल करोगे, तो आप कैसे करोगे इसको, तो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप एक स्टेटमेंट लिखो, लेट अस कंसिडर a thin infinite plain sheet of charge, let sigma be the uniform surface चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे सरफेस की बात है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सो वी हैव टू कैलकुलेट, सो वी हैव टू कैलकुलेट electric field at any point मतलब आप इसको पॉइंट P मान ले तो हम इसको P डैश मान ले रहे हैं, एनी पॉइंट P और P डैश, ठीक है। तो अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, phi1 phi2 phi3 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट phi1 phi2 एंड phi3, ठीक। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the
surfaces S1, S2 एंड S3। ठीक है, यही है रिस्पेक्टिवली, आप ऐसे लिख सकते हो। अब आपको बता रहा हूँ कि आप F51 की वैल्यू फॉर्मूला क्या है। अगर आप S1 लिखते हो तो ये हो जाएगा E.ds, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी S1 E.ds, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है तो आप लिखोगे cos 0, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी E.ds, ये S1 की वैल्यू है। ds को आप s लीजिए क्योंकि यहाँ पे इसका सरफेस एरिया हमने s कंसिडर कर लिया, तो ये आपके पास हो जाएगा। फिर φ2 इज इक्वल टू S2 पे, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है तो आप यहाँ लिख सकते हो S2 E.ds इज इक्वल टू, ये S2 हो गया, ये हो जाएगा E.ds cos 0 डिग्री, फिर आप लिखोगे E.ds S1, तो आप फिर इसको लिख दोगे ES। फिर बात आती है φ3 की, तो आप लिखोगे S3 E.ds। अब यहाँ पर 90 डिग्री है, दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो आप लिखोगे S3, तो ये हो जाएगा E.ds cos 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा E.ds इंटू 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं, देयरफॉर टोटल फ्लक्स लिंक्ड कितना हो जाएगा φe इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो अब φ1 और φ2 दोनों क्या ऐसे में, तो आप सीधे लिख दो यहाँ पर 2ES, और ये तो 0 है तो कोई बात ही नहीं है, तो आपके पास हो जाएगा φe इज इक्वल टू 2ES, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ऐसे ही अब क्या करना है आपको, गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जानते ही हैं आप, तो आप वहाँ से वी नो दैट फ्रॉम द definition of गॉस थ्योरम क्या है, φe इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q की वैल्यू आप सरफेस चार्ज डेंसिटी से लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एस, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये हो जाएगी। आप यहाँ पे लिख लीजिए कि Q की वैल्यू हमने सिग्मा एस कंसिडर किया है। ये भी आपको हमारे पिछले लेक्चर में प्लेलिस्ट में आप जाओगे इलेक्ट्रोस्टैट के, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर दो, तो आप लिखो यहाँ पर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिलेगा, 2ES इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आप सिग्मा एस कंसिडर कर सकते हैं, तो 2ES इज इक्वल टू सिग्मा एस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपके पास ये इक्वेशन मिल जाएगा किसके लिए, इनफाइनाइट थिन शीट के लिए। तो इस तरह से आप गॉस लॉ का सेकंड डेरिवेशन एप्लीकेशन भी आप कंप्लीट कर लिए। अब आपको नेक्स्ट एप्लीकेशन अगले लेक्चर में आपको प्रोवाइड होगा। थैंक यू एवरीवन।